जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सोने की बात तो छोड़ दीजिए, पर पेट्रोल डीजल के दाम ही इतने हो गए हैं कि आने वाले दिनों में इन महंगाई का जो असर है या इन दामों का जो असर है हमारे खाने पीने की चीजें, कपड़ों जूतों से लेकर हर चीज में, दवाइयों तक में देखने के लिए मिलेगा। तो क्या इस बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है? आज के इस वीडियो में बात इसके बारे में होने वाली है। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को पूछा है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रेडी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, यानी बिना सब्सक्राइब वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जहां हम वीडियो की शुरुआत ही मैंने महंगाई से की है, तो एक बेहद ही जरूरी बात यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा एक दूसरा चैनल है रीना सुधार ऑफिशियल चैनल के नाम पर, जिसमें मैं फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो शेयर करती रहती हूँ। ज्यादातर मेरा फोकस इस बात पर रहता है कि कोई बैंक अगर ब्याज दर बढ़ाता है तो उसके बारे में जानकारी शेयर करूं, आरबीआई के कोई नए नियम्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी शेयर करूं, एफडी में कितने प्रकार होते हैं उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। कौन सी एफडी हमें ज्यादा पैसा कमा कर देगी, फ्यूचर में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी, इसके बारे में वीडियो बनाए हैं जो आप सब लोगों को बेहद ही पसंद आ रहे हैं। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं तो उनके यही कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम, हमारे लिए ये जानकारी बेहद ही नई थी और बेहद ही उपयोगी थी। अब इसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिस पर मैंने बात की है कि एफडी और आरडी, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, हमारी हाउसवाइफ के लिए, हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए खास तौर पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उन्होंने एफडी वर्ड तो सुना होगा पर आरडी वर्ड नहीं सुना होगा। मैं इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमारे पास अगर बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए 1 या 5 लाख 10 लाख की एक साथ रकम है तो ये बहुत बढ़िया बात है। अपने फ्यूचर के लिए हम उस पैसों को एफडी के तौर पर जमा कर सकते हैं। लेकिन तब क्या, अगर कोई हाउसवाइफ अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, कुछ पैसे बचाना चाहती है और उनके पास एक साल कोई बड़ी रकम नहीं है, ऐसे में वो आरडी का ऑप्शन चुन सकती है। आरडी के तहत वो थोड़ी थोड़ी रकम हर महीने जमा करके भी जो है ब्याज बैंक से ले सकती है। तो कुछ इस तरीके से विस्तार से मैंने वो वीडियो बनाया है। आप सभी से मेरा निवेदन है, खास तौर पर मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों से निवेदन है कि उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट्स हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैडम, मैं 15/5/1977 में आर्मी ज्वाइन किया था और अक्टूबर 1994 में ये नायब सूबेदार बने थे। 1998 मार्च में जो है मैंने पीएमआर ले लिया था। मेरा बेसिक पेंशन एक हवलदार जो 24 साल नौकरी करके रिटायर किया है उससे कम है। मेरा बेसिक पेंशन 25,750 है। तो क्या ये सही है? देखिए, भले ही आपकी रैंक नायब सूबेदार है, लेकिन आप देखिए, जैसे कि आपने लिखा था आपने कब ज्वाइन किया था, आप नायब सूबेदार कब बने और आप रिटायर कब होकर आए। काफी विस्तार से आपने ये कमेंट किया है, तो हमें भी देखिए जवाब देने में बेहद ही आसानी हो रही है। तो आपने ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी है। अब अगर आपने जब ज्वाइन किया था और आप जब रिटायर होकर आए, उसकी सर्विस की अवधि देखें तो देखिए 20 साल 10 महीने के आसपास की सर्विस यहाँ पर बन रही है। जैसे कि आपने लिखा कि आपको सर्विस में रहते ही नायब सूबेदार का प्रमोशन मिल गया था। तो देखिए, आप जो लिख रहे हैं कि 25,750 रुपए, ये OROP 3 की हिसाब से बिल्कुल भी सही है, क्योंकि आपकी सर्विस जो है 24 साल से कम है। आप बता रहे हैं कि हवलदार है, लेकिन उसकी सर्विस 24 साल है। 2006 के बाद अगर वो आए होंगे तो उनको MSCP नायब सूबेदार की मिली भी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम टेबल देखें OROP 3 के हिसाब से, आप 21 साल में देखेंगे तो OROP 2 में जो है 24,825 रुपए थी और OROP 3 में इसको बढ़ाकर 25,750 रुपए कर दिया गया। तो आपकी अभी जो बेसिक आ रही है वो बिल्कुल ही सही आ रही है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं हमारे AAC से रिटायर एक पेंशनर्स हैं, उनकी 15 साल के आसपास सर्विस कंप्लीट है।
टीएस नायक से वो रिटायर हैं और उन्होंने अपना नायक जो रिटायरमेंट का ईयर है वो भी लिखा है। अब ये लिख रहे हैं कि बेसिक जो है 20,600 रुपए के लगभग आ रही है, तो क्या ये सही है? देखिए सर, वाई ग्रुप आपका लग रहा है, अगर आप बता रहे हैं 20,600 के लगभग, यानी 20,000 से कुछ 20,600 से कुछ ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है? जैसे कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, आपने 15 साल सर्विस रखी थी, तो OROP 2 में 20,107 थी और OROP 3 में 20,682 रुपए है। तो आप लिख रहे हैं कि 20,600 के आसपास लगभग लग रही है, तो 82 रुपए का डिफरेंस ना हो, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी 20,682 रुपए जो है OROP 3 से के हिसाब से आपकी बेसिक है, तो आपकी बेसिक फिर सही है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं फैमिली पेंशनर हूँ और हस्बैंड जो है 2011 में रिटायर हुआ, रैंक उनका था FED। 2012 को उनका देहांत हो गया, 15 साल पूरा होने के बाद भी कम्यूटेशन के पैसे कट रहे हैं। 2011 मार्च में रिटायर हुए थे। देखिए ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फैमिली पेंशनर्स कंप्लेन कर रही हैं, जैसे कि इस कमेंट से समझ में आ रहा है, उनके हस्बैंड 2011 में रिटायर होकर आए थे और 2012 में जो है उनका देहांत हो गया था, लेकिन अभी तक यानी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से कम्यूटेशन कट रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट इस चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हैं, हर वीडियो को बेहद ही ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता होगा, मैं 1000 बार ये बात दोहरा चुकी हूँ कि किसी भी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से जो है कम्यूटेशन नहीं कटता है। कोई भी सर्विस पेंशनर्स वो रिटायर होकर आता है, उसके 10 दिन में ही क्यों ना, महीने भर, 2 साल, 3 साल में अगर उनका देहांत हो जाता है, उसी समय से कम्यूटेशन जो है वो कटना बंद हो जाता है। कम्यूटेशन जो है वो सर्विस पेंशनर्स की पेंशन से कटता है, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से नहीं कटता है एक भी पैसा। ऐसे में यह जो जिन्होंने ये कमेंट किया है, सुशीला जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए या आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं। मेरे नंबर आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। हम इसकी कंप्लेन करेंगे और 2012 से, जब से आपके हस्बैंड का देहांत हुआ है, तब से लेकर अभी तक जो भी कम्यूटेशन का पैसा कटा है वो आपको वापस मिलेगा, जो वापस दिलाने में मैं आपकी जरूर से मदद करूंगी। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए। आप खुद भी कर सकती हैं, अगर आप करना चाहें तो CP ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा सकती है। चलिए अब सबसे आखिर में ये कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी सत श्री अकाल, और मैम मैं 31 मार्च को पेंशन आया हूँ 22 साल सर्विस करके और मुझे ACP हवलदार नहीं मिला है, प्लीज आप हेल्प कर सकते हो तो कर दीजिए। इन्होंने अपना नाम वगैरह यहाँ पर लिखा है। देखिए 22 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट है, आप 2003 के बाद रिटायर होकर आए हैं, तो बिल्कुल आप इसके लिए CP ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपको CP ग्राम पे कॉल करके जो है आपकी कंप्लेन दर्ज करानी है। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। MACP से जुड़े हुए कोई भी मामले है, MACP की कंप्लेन मैं खुद करा दूंगी। चलिए इसी के साथ एक आखिरी कमेंट देख लेते हैं। देखिए एक हमारे डिपेंडेंट का यहाँ कमेंट है, उनकी माताजी की पेंशन से 3,000 रुपए जो है वो मेडिकल के नाम से काट लिए गए हैं, तो इसका मैं जवाब विस्तार से देना चाहती हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं या डिपेंडेंट है, वो कॉल करके भी कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारी पेंशन इस बार कुछ कम आई है, पैसा क्यों कटा है, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। अगर वो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से उनके हस्बैंड रिटायर थे, तब तो हम उनको कह सकते हैं कि आप स्पर्श में लॉग इन करके अपना पेंशन स्लिप जो है उसको डाउनलोड करके पहले ये चेक करिए कि कहीं रिकवरी वगैरह तो नहीं आई है। लेकिन कुछ एक मामलों में जहां सीधे सीधे पेंशन बैंक से आ रही है, केंद्र सरकार के अन्य विभाग या मंत्रालयों के वो फैमिली पेंशनर्स हैं, तब इसमें क्या करना पड़ता है? तो ऐसे मामलों में मैं यही एडवाइस देती हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिए, बैंक ब्रांच से विजिट करिए, बैंक से ये पूछिए, लिखित में पूछिए कि ये आपने 3,000 रुपए किस बात के काटे हैं, आपने कोई इंश्योरेंस लेके रखा है उसके कटे हैं, ये जैसे कि पहली नजर में ये कमेंट देखते हुए यही लग रहा है कि किसी इंश्योरेंस की EMI के तौर पर या जो हम कंट्रीब्यूशन देते हैं उसके ये पैसे कटे हैं, तो आप कि इसके बारे में आपको जानकारी जो है बैंक ही देगा। कई बार ये कटौती जो है वो गलत तरीके से भी की गई होती है, यानी गलत भी कटौती होती है। जब आप बैंक ब्रांच से मिलेंगे, मैनेजर से मिलेंगे, तो इसके बारे में बात आपसे के साथ होगी, आपकी जो थॉट्स है वो क्लियर होंगे। अगर बैंक ब्रांच का जो मैनेजर है वो आपको सही तरीके से अटेंड नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा, तब आप हमसे संपर्क करिए। CP ग्राम में बैंकों के खिलाफ भी कंप्लेन होती है। जो भी बैंक आपको परेशान करता है आप उसकी कंप्लेन RBI से कर सकते हैं, इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा।
चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई भत्तों के बारे में। देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसे कहा था कि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। हमें आज पेट्रोल डीजल के लिए जो है ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। उसका असर आने वाले दिनों में यानी कुछ 1-2 महीने में ही आप बाजारों में भी देखेंगे। कपड़े जूते से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी होगी, दवाइयां महंगी होगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग आने में अभी भी समय है। तो कर्मचारी पेंशनर्स क्या करें? क्या वो लगातार इसी तरीके से महंगाई से खुद लड़े, या फिर केंद्र सरकार से उम्मीद रख सकता है कि 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी? क्योंकि देखिए, विशेषज्ञों का क्या कहना है, EICPIN के आंकड़े जो है किस बात पर निर्भर करते हैं, चलिए पूरी डिटेल ये समझते हैं। जुलाई में DA बढ़ेगा या नहीं, महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई एक राहत की खबर। चलिए बात इसके बारे में करते हैं। जुलाई 2026 में DA बढ़ने की संभावना है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक बाजार के CEO आदिल सेट्टी के मुताबिक DA पूरी तरह CPI-IW यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। इसमें देखिए, दूध, सब्जियां, ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है तो जुलाई 2026 में DA बढ़ने की संभावना मजबूत हो सकती है। यानी हो सकता है कि जैसे केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, उसी तरीके से EICPIN के आंकड़े जो है हर महीने के अंत में जो हमारे साथ शेयर होते हैं वो 1 जुलाई 2026 से अच्छी खासी बढ़ोतरी करेंगे हमारे DA और DR में। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ा दिए, अब 1 महीने के भीतर भीतर इसका असर जो है हमारी हर एक जीवन जरूरियाती चीजों पर पड़ने वाला है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्तों में भी सही तरीके से बढ़ोतरी करे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और पेंशनर्स भी सरकार से DA और DR में अच्छी बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा DA महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। इसी साल जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कुल DA 58% से बढ़ाकर 60% हो गया था। इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख के आसपास पेंशनर्स को मिला था। लेकिन उसके बाद से महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। यानी अब जो 1 जुलाई 2026 से अगर 2 या 3% की बढ़ोतरी होती है हमारे महंगाई भत्तों में, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम 7 या 8% की बढ़ोतरी जो है वो होनी चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। देश भर में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि दूध, सब्जियां, पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि CNG के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार भी इस मामले की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए कुछ डिसीजन जो है वो जरूर से लेगी। अभी तक हमारे सामने जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ महीनों के जो आंकड़े हैं EICPIN के वो आ गए हैं। अभी कुछ महीनों के बाकी हैं। अब ये आंकड़े हमारे महंगाई भत्तों पर क्या असर डालेंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये महंगाई बढ़ोतरी जो है यानी 1 जुलाई 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।